लोहर। गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है, ओके है। तो स्टार्ट करते हैं माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आज के अपनी ये हरियाणा जीके की क्लास, जहां हम पढ़ रहे थे जिला दर्शन, और जिला दर्शन जींद मेरे दोस्त हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक बार जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, राहुल शर्मा, बीरमती, अजीत पुनिया, परमजीत, देवेंद्र, वीरेंद्र, नीतू, संदीप, पायल, कविता, सीमा, अलीसा, रीचा, कीर्ति, मोनिका, भारत, प्रीतम, कोमल, पारुल, प्रदीप, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। तो कल बच्चों हमने जींद पढ़ा था, है ना। तो जींद की बेसिक बेसिक बातें हमने कर ली थी। नामकरण के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका था, और ये जींद के जो है बच्चों वो उपनाम है। इसे हरियाणा का दिल बोलते हैं, दूध नगरी बोलते हैं, जाट बेल्ट का चौथा जिला बोलते हैं, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि बोलते हैं, या एल्यूविल या आयोलियन भूमि के नाम से इसे जाना जाता है। यदि हम बात करें यहाँ पर उद्योगों की, तो जींद के अंदर बच्चों प्रसिद्ध उद्योग हम पढ़ेंगे। प्रसिद्ध उद्योगों में एक तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर वीटा का मिल्क प्लांट, वीटा सहकारी दुग्ध प्लांट, वीटा सहकारी दुग्ध प्लांट, ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। ये वीटा का प्रथम और सबसे बड़ा प्लांट है। वीटा कंपनी के हरियाणा में जितने भी प्लांट हैं उनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा वीटा मिल्क प्लांट जींद का होगा। और बच्चों पहला है तो इसकी स्थापना भी पेपर में पूछी जा सकती है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1970-71 में, ठीक है। वीटा मिल्क प्लांट के बाद दूसरा यहाँ पर याद रखेंगे, एक और दूध प्लांट है लक्ष्य, लक्ष्य मिल्क प्लांट। और लक्ष्य मिल्क प्लांट जो है बच्चों, ये निजी क्षेत्र का प्रथम प्लांट है। तो निजी क्षेत्र का बच्चों दूध के क्षेत्र में पहला प्लांट आपका लक्ष्य मिल्क प्लांट है, और ये आपका जींद कैथल रोड के ऊपर गांव पड़ता है कंडेला। तो कंडेला गांव के अंदर बच्चों लक्ष्य मिल्क प्लांट जो है ये स्थापित किया गया था, और इसकी जो स्थापना है वो 2010 में एक पोल्ट्री प्रजनन कंपनी है रेड्डू ग्रुप, पोल्ट्री प्रजनन कंपनी रेड्डू ग्रुप के द्वारा बच्चों इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहां पर जींद में ध्यान रखना है, चमड़ा साफ करने का कारखाना, चमड़ा साफ करने का कारखाना है यहाँ। इसके अलावा बच्चों चीनी उद्योग, और चीनी उद्योग के साथ साथ जींद के अंदर है साइकिल उद्योग, ठीक है। तो ये जींद के प्रसिद्ध उद्योग होंगे। उद्योगों के बाद मेरे दोस्त हम चर्चा करें यहाँ शिक्षा और संस्थान की।
शिक्षा और संस्थान की। तो याद रखिएगा, शिक्षा और संस्थान में एक तो जवाहर नवोदय विद्यालय पेपर में पूछा जाता है, और आपसे कोई पूछ ले कि भाई जींद जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ है, तो हम बता देंगे कि जींद जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय है खुंगा कोठी गांव के अंदर। कौन सा गांव है? खुंगा कोठी गांव है। नेक्स्ट बच्चों यहां पर है कृषि ट्रेनिंग सेंटर। तो जींद के अंदर कृषि ट्रेनिंग सेंटर है। यहां पर एक यूनिवर्सिटी है बच्चों जिसका नाम है CRSU। CRSU की जो फुल फॉर्म है वो है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। मेरे दोस्त ये कहाँ पर है? जींद के अंदर है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना भी आपसे पूछी जा सकती है, तो स्थापना आपको बोलना है 2014। तो मेरे दोस्त 2014 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। बच्चों मैं बात करूं तो 2014 से पहले क्या यहाँ पढ़ाई होती थी? बिल्कुल। तो मेरे दोस्त पहले ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है, आप सभी जानते हैं। हरियाणा की पहली राज्य सरकारी यूनिवर्सिटी बच्चों कुरुक्षेत्रा है। तो पहले यह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का पोस्ट ग्रेजुएट, जिसको स्नातकोत्तर बोलते हैं, का बच्चों एक रीजनल सेंटर हुआ करता था। रीजनल सेंटर था, और इस रीजनल सेंटर की स्थापना जींद के अंदर की गई थी 2007 में। और 7 साल के बाद इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था बच्चों, और इसे आज हम चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये शिक्षा और संस्थान में आपको जींद के अंदर याद रखना है। बेटा सौरभ एक बार जाके है ना अच्छे से चेक कर ले, ठीक है? हाँ, तो यहाँ बोलने से कुछ नहीं होगा, एक बार खोल के चेक कर ले। मैं मेरे फ़ोन में साथ की साथ क्लास चलाता हूँ, और मेरे फ़ोन में एक एक क्लास जो आज तक हुई है वो सारी की सारी है। अब या तो तुम्हें चलाना नहीं आता एप्लीकेशन, तो भाई एक बार एक दिन है ना संडे वाले दिन अच्छे से एप्लीकेशन चलानी सीख लो, कौन सी चीज़ कहाँ है एप्लीकेशन में। सारी की सारी चीज़ अपडेट है इसके अंदर, जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ बोर्ड के ऊपर करवा रहा हूँ। शिक्षा और संस्थान के बाद हम बात करेंगे प्रसिद्ध मंदिर। बच्चों प्रसिद्ध मंदिरों में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ जो जींद का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका नाम है रानी तालाब मंदिर। तो जींद के राजा हुए हैं रघुवीर सिंह चौधरी। राजा रघुवीर सिंह चौधरी ने अपनी पत्नी जो रानी होगी जींद की, उसके स्नान के लिए एक तालाब बनवाया, और उसी तालाब के बीचों बीच फिर बाद में एक मंदिर का निर्माण करवाया बच्चों। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? रानी तालाब मंदिर बोलते हैं। तो रानी तालाब मंदिर जो होगा ये कहाँ होगा? प्रॉपर जींद के अंदर होगा। ठीक है, बात करें बच्चों इसका निर्माण,
तो इसका निर्माण करवाया था 19वीं सदी में राजा रघुवीर सिंह चौधरी के द्वारा। तो जींद रियासत के राजा हुए हैं रघुवीर सिंह चौधरी। और जब राजा रघुवीर सिंह चौधरी को बच्चों अमृतसर का गोल्डन टेम्पल नहीं देखने दिया गया था, तो ठीक उसी गोल्डन टेम्पल की तर्ज पे जींद के अंदर एक मंदिर बनाने की कोशिश की गई थी। जैसे गोल्डन टेम्पल बच्चों तालाब के बीचों बीच है, पानी के बीचों बीच है, ऐसे ही आपको ये जींद का रानी तालाब मंदिर जो है वो बीचों बीच नजर आएगा। तो आपसे पूछ ले कि ये जो बीचों बीच मंदिर बनाया गया है वो किस पैटर्न पर बनाया गया है। तो बच्चों जैसे गोल्डन टेम्पल है ठीक वैसा ही बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बन नहीं पाया था। तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर, तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर की तर्ज पर मेरे दोस्त ये बनाया गया है। अब मंदिर है तो मंदिर में तो भगवान बैठेंगे ना। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, इस मंदिर के अंदर भगवान बैठा दिए गए भोलेनाथ, और भोलेनाथ बैठा दिए गए जिसके चलते इस मंदिर को वहां के लोग क्या बोलते हैं, श्री हर कैलाश मंदिर बोलते हैं। तो इसे श्री हर कैलाश मंदिर भी कहा जाता है। बच्चों साथ के साथ भोलेनाथ को हम भूतनाथ भी बोलते हैं, भूतों के ईश्वर हैं, तो बच्चों इसे भूतेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। तो भूतेश्वर मंदिर, रानी तालाब मंदिर, श्री हर कैलाश मंदिर ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है बच्चों, ठीक है। रानी तालाब मंदिर बड़ा फेमस है जींद का, इसे जींद का सिटी सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जींद का सिटी सिंबल, यानी कि जींद शहर की पहचान करवाने वाला ये प्रतीक है, सिंबल है। यदि आप किसी को भी रानी तालाब का नाम ले दोगे ना, तो सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि जींद का जिक्र कर रहा है। तो जींद की पहचान दिलाता है बच्चों। और पहचान कैसे दिलाई है, 1970 में बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी पवित्र पापी। बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी बच्चों पवित्र पापी, और ये फिल्म आई थी 1970 में। और इस बॉलीवुड फिल्म पवित्र पापी का जो एक गाना है ना बच्चों, वो इस मंदिर के पास शूट किया गया था। और जब यहाँ गाना शूट किया गया है, तो ये फिल्म जब सिनेमाघरों में चली होगी पूरे भारत में, तो बच्चों ये मंदिर भी आया होगा। जब वो फिल्म के अंदर गाना चला होगा तो लोगों ने पूछा होगा कि यार इतना शानदार मंदिर कहाँ का है। तब पूरे भारत के लोगों को इस फिल्म के जरिए पता चला था कि ये जींद का रानी तालाब मंदिर है। तो बच्चों इस फिल्म के जरिए जो है पूरे भारत के अंदर जींद की पहचान बन जाती है इस मंदिर के कारण। इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, जींद का सिटी सिंबल बोल देते हैं, ठीक है। और वो गाना भी कौन सा था, वो गाना आप लोग सुनेंगे क्लास के बाद, कि मैं होके मजबूर चला बड़ी दूर चला, बड़ी दूर चला, बड़ी दूर चला, ठीक है। तो एक ऐसा गाना आप लोग क्लास के बाद यूट्यूब पे डालेंगे, फिल्म पवित्र पापी, मैं होके मजबूर चला बड़ी दूर चला, बड़ी दूर चला, बड़ी दूर चला। तो वेब पोर्टल पे नहीं होगी ना भाई, एक तो ये जो सौरभ अरोड़ा है इसको ब्लॉक करो सर। वेब पोर्टल पे कौन बोल रहा है तेरे को, एप्लीकेशन पे चेक करना। ये शुरू से जब क्लास स्टार्ट कर रहा है ना सर, तब से ये बातें कर रहा है। एक बार इसको प्लीज ब्लॉक कर दो, परमानेंट ब्लॉक कर दो, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें तुम्हें सुनने में है नहीं। ये लास्ट में भी बता सकते हो ना तुम 4-5 मिनट, यदि कोई समस्या आती है तो तुम 4-5 मिनट बाद में भी बता सकते हो ना। यानी कि जो आज मैं क्लास ले रहा हूँ भाई साहब, उसका भी तो थोड़ा सा वो करो। फिर तुम बोलते हो कि यार सर का जो स्वभाव चिड़चिड़ा हो चुका है, क्या करेगा सर। जब सुबह अच्छे मूड के साथ पढ़ाना शुरू करता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेके आता है, ठीक है, 3-3 4-4 घंटे में पढ़ के तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और आके तुम क्या बोलते हो, मेरी क्लास ये नहीं है सर, मेरा पीडीएफ नहीं है सर, मेरा वो नहीं है। चलेगा बच्चों।
तो बॉलीवुड फिल्म पवित्र पापी का एक गाना बच्चों यहाँ पर क्या किया गया था, शूट किया गया था, रानी तालाब मंदिर। रानी तालाब मंदिर के बाद दूसरा जो मंदिर है, बाकी भी तो बच्चे होंगे यार, कितने शानदार बच्चे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं बेचारे, उनको भी तो विश्वास होगा मेरे ऊपर। या बाकी बच्चे पागल हैं, अकेला तू बहुत चालाक है? तो बाकी बच्चे कितने आराम से पढ़ रहे हैं, एक दो ढक्कन है क्लास में, पता नहीं क्या दिक्कत रहती है इनके। जयंती देवी मंदिर जो है बच्चों वो कहाँ होगा, जींद के अंदर होगा। बाकी क्लास के सारे बच्चे अच्छे हैं, सिर्फ दो तीन बच्चों को छोड़ के। तो जयंती देवी मंदिर जो है बच्चों जींद के अंदर है, ये किसको समर्पित होगा? ये जीत का प्रतीक माने जाने वाली माता विजयंती देवी को बच्चों समर्पित होगा। और इसका जो निर्माण करवाया गया था ना, इसका जो निर्माण करवाया गया था बच्चों किसके द्वारा, पांडवों के द्वारा। ठीक है, तो महाभारत युद्ध में जाने से पहले पांडवों ने यहाँ पर जीत का प्रतीक माने जाने वाली माता जयंती नाम की, उनके सम्मान में एक मंदिर बनवाया था, और उसी को हम बोल रहे हैं जयंती देवी मंदिर। जयंती देवी मंदिर। हाँ बच्चों, मेरे को भी तो पढ़ने की जरूरत होती है। अब मेरे को भगवान ने थोड़ी फिट करके भेजा है ये सारे मंदिर, तो मेरे को भी देखना होता है, पढ़ना होता है। ठीक है, और जो टीचर पढ़ता है उससे पढ़ने वाला बच्चा कभी भी पीछे नहीं रह सकता। ठीक है, आपकी नज़र में अच्छा टीचर कौन होना चाहिए? आपकी नज़र में अच्छा टीचर वो होना चाहिए जो आपके लिए डेली कुछ नया ढूंढ के लेके आए। ठीक है, जो डेली कुछ ना कुछ आपके लिए नया ढूंढ के लेके आएगा, वो नया ढूंढना ही आपको आगे बढ़ाएगा, और वो टीचर को पढ़ने की आदत होगी तभी बच्चों नया ढूंढ पाएगा। क्योंकि जो टीचर नहीं पढ़ेगा तो फिर उससे पढ़ने वाले बच्चों की भी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, इसलिए मैं पढ़ता रहता हूँ, तुमसे ज्यादा पढ़ता हूँ मैं। तो जयंती देवी मंदिर के बाद बच्चों नेक्स्ट मंदिर याद रखेंगे, बाबा जीतगिरी मंदिर। और कोई भी समस्या हो ना, तुम क्लास के बीच में फालतू की बातें मत बताया करो, लास्ट में बता दिया करो, समस्या का समाधान हो जाएगा तुम्हारा। तुम तो ऐसे करते हो कि यार आज आज मिलूंगा, उसके बाद मैं पता नहीं कहाँ चला जाऊंगा। तो बाबा जीतगिरी मंदिर कहाँ है, काकड़ोद गांव के अंदर है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट मंदिर है हटकेश्वर मंदिर। हटकेश्वर मंदिर जो है वो हाट गांव के अंदर है, हाट गांव जींद। बच्चों इसके अलावा भगवान परशुराम मंदिर याद रखेंगे। भगवान परशुराम मंदिर ये रामराय गांव के अंदर है बच्चों। इसी गांव के अंदर भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, ऐसा बताया जाता है। भगवान परशुराम की जन्म स्थली के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम बात करें यहाँ पर, और कौन सा मंदिर आपको जींद में देखने को मिलेगा? हंस डहर मंदिर। बच्चों ये हंस डहर गांव के अंदर है, और हंस डहर गांव जो है ना, ये नरवाना तहसील का गांव है। एक है यहाँ पांडु पिंडारा मंदिर। पांडु पिंडारा मंदिर, पांडु पिंडारा मंदिर कहाँ है, जींद के अंदर है। पांडु पिंडारा मंदिर कहाँ है मेरे दोस्त, जींद के अंदर है। ठीक है, तो ये मंदिर आपको यहाँ पर मेन ध्यान रखने हैं। मंदिर के बाद हम बात करेंगे मेलों की। मेला कुछ नहीं होता बच्चों, मेला इज इक्वल टू भीड़ होता है, जहां पर भी भीड़ लग जाएगी ना, उसी को हम बोलते हैं मेला। तो प्रसिद्ध मेलों के अंदर याद रखना है आपको, एक तो पांडु पिंडारा मेला याद रख लेना।
ठीक है। और पांडु पिंडारा जो मेला लगता है बच्चों, ये पिंडारा के अंदर लगता है। पांडु पिंडारा जो मेला है ना, ये पिंडारा जींद के अंदर लगता है, और ये आपको ध्यान रखना है सोमवती अमावस्या के दिन। सोमवती अमावस्या के दिन मेरे दोस्त ये मेला लगता है, और ये फेमस है किसके लिए? पिंडदान के लिए। पिंडदान क्या होता है आप सभी को पता होगा। अंतिम संस्कार के बाद बच्चों जो हम अस्थियां उठा के विसर्जित करने के लिए जाते हैं, और वहां पर उस मरने वाले आदमी के लिए अस्थियां विसर्जित करते हुए जो अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं उसे पिंड भरना बोलते हैं। तो पिंडदान हेतु ये क्या होगा? प्रसिद्ध होगा। पांडु पिंडारा मेले के बाद नेक्स्ट है बाबा बोलूनाथ का मेला। बाबा बोलूनाथ का मेला। बच्चों बाबा बोलूनाथ का जो मेला लगता है ना, ये जींद के अंदर लगता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, बाबा बोलूनाथ के बाद नाग क्षेत्र मेला। तो नागों को खत्म कहाँ से किया गया था दोस्त? नागों को खत्म किया गया था सफेदों से। तो नाग क्षेत्र मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है? सफेदों के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यहाँ बिलसर का मेला। बिलसर का जो मेला लगता है बच्चों, ये हंस डैहर में लगता है। और हंस डैहर गांव है नरवाना में, नरवाना तहसील का गांव। बच्चों बिलसर के बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ हटकेश्वर मेला। हटकेश्वर जो मेला है बच्चों, ये कहाँ लगता है? हाट गांव में। और हाट गांव है कौन सी तहसील का? सफेदो तहसील का गांव। हटकेश्वर के बाद बच्चों याद रखना है नेक्स्ट मेला यहाँ आपको दमतान साहिब का मेला। बच्चों नरवाना तहसील का एक गांव है दमतान। तो इस दमतान गांव के अंदर लगता है दमतान साहिब का मेला। यहाँ एक गुरुद्वारा बना हुआ है, और उस गुरुद्वारे के अंदर जो भीड़ इकट्ठा होती है वो सिख और हिंदुओं के भाईचारे की एकता के लिए। तो ये जो मेला है बच्चों, ये हिंदू और सिख एकता का प्रतीक माना जाता है। और यहाँ पर जो गुरुद्वारा है, वो गुरुद्वारा बच्चों नौवें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। तो गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में आयोजित किया जाता है बच्चों ये मेला, दमतान साहिब का मेला। ठीक है। दमतान साहिब के मेले के बाद अगला मेला याद रखना है आपको, सच्चा सौदा मेला। बच्चों एक तो आपने सुना होगा डेरा सच्चा सौदा, वो तो सिरसा में सुना है। यदि आपसे कोई पूछ लेना कि सच्चा सौदा मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है सिंहपुरा गांव के अंदर। और सिंहपुरा गांव है सफेदो तहसील का गांव। ये भी सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। नौवें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित होगा बच्चों
सच्चा सौदा मेले के बाद एक मेला आपको ध्यान रखना है, हजरत गैबी शाह का मेला। हजरत गैबी शाह का मेला मेरे दोस्त ये लगता है नरवाना के अंदर। तो हजरत गैबी शाह की एक प्रसिद्ध दरगाह है नरवाना में, और उसी दरगाह के ऊपर जो लोग इकट्ठा होते हैं तो बच्चों उसे बोलते हैं गैबी शाह का मेला। हाँ। बिल्कुल सोनिया। अब आप कोई तीसरी चौथी पांचवी क्लास के बच्चे थोड़ी हो कि जिनको ट्रिक से समझाया जाएगा। मेरे भाई ट्रिक क्या होती है, कितनी ट्रिक याद करोगे? हैं? कितनी ट्रिक याद करोगे? तो यहाँ समझाने का क्या है कि पांडु पिंडारा, पांडवों ने यहाँ पिंडदान किए थे, तो पिंडारा से पिंडदान के लिए फेमस, तो पिंडदान के लिए कौन फेमस होगा? पिंडारा। बाबा भोलूनाथ का मेला, इसकी क्या ट्रिक बनाओगे भाई साहब तुम? ठीक है। नाग क्षेत्र मेला, जो ट्रिक बनाता है ना इसका मतलब रटने का आदि है, यानी कि रट रही है गुड़िया तू। ठीक है, बहुत बूंदी डाल रट्टे बिठान लाग रही होगी, ज्ञात समस्या आने लाग रही है। बाकी जब ये मेरे याद है तो आपके भी याद होंगे। अब आप बोलोगे कि सर आपके कैसे याद है? मेरे इसलिए याद है क्योंकि एक तो मैं अपने हाथों से लिखता हूँ, ठीक है, दूसरा मैं बार बार इनको पढ़ता हूँ। जब बार बार आप पढ़ोगे किसी भी चीज को, वो अपने आप क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। तो छोरी रट्टे मारने बंद कर दे, बाकी कोई ट्रिक नहीं होती इनकी। ठीक है, आपको 4 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा इनको। जब आप 4 से 5 बार पढ़ लोगे ना, तब ये बात बनेगी। आप कसम खाओ, आपने कितनी बार पढ़ा होगा गुरुग्राम जिला? आपने एक बार मेरे साथ पढ़ा होगा और एक बार आपने घर पे पढ़ा होगा बस। और 2 बार पढ़ने के बाद सोचती हो आपकी पूरा का पूरा गुरुग्राम मेरे भेजे में फिट हो जाए हमेशा के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो कैसे याद होंगे फिर? आपने गुरुग्राम को एक बार पढ़ा, उसमें से आपको 20% याद हुआ, तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि 80% तो मेरे याद ही नहीं हुआ। आपके 20% याद हुआ, उसकी आपको खुशी मनानी है। फिर आपने दूसरी बार उसको पढ़ा, दूसरी बार ऐसा नहीं आधा घंटे के बाद ही पढ़ लिया, 1-2 दिन के बाद दोबारा उसकी रिवीजन करोगे। ठीक है। फिर बच्चों 20 से आपकी परसेंटेज बढ़ के 40 हुई होगी। कितनी हुई होगी? 40 हुई होगी। ठीक है। फिर आपको खुशी होगी कि यार 20 था मेरे तो याद, अब 20 और हो गया, तो 60 मेरा रह गया है। तो फिर 2-3 दिन के गैप के बाद फिर एक बार रिवीजन करो। तो 5 बार किसी चीज को अच्छे से पढ़ लोगे ना, तब जाके जिक के दिमाग में फिट होती है मेरे भाई। ठीक है ना? तो कम से कम आपको 5 से 6 बार पढ़ना पड़ेगा, यदि किसी का दिमाग तेजी से नहीं चलता है। और बहुत सारे ऐसे धुरंधर बच्चे भी होंगे जो सिर्फ 2 बार पढ़ने के बाद दिमाग में फिट कर लेते हैं। हाँ। ठीक है। तो रट्टे मारने छोड़ दो, एक मतलब मेहनत करने से कतराओ मत। तुम चाहते हो एक बार में ही हो जाए। तुम तो लिखने से भी कतराते हो भाई, लिखने के लिए भी तुम्हें पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, दूसरे लिख दे तुम्हारे लिए। और फिर तुम लोग नौकरी लग जाओ और एटीएम से पैसे निकाल के लेके आओ। देखो कितने आलसी हो गए हो तुम। ठीक है। मैं देखो कितने साथ साथ एक एक शब्द लिखता हूँ। मैं ये मेरे लिए लिखता हूँ, मैं कभी भूल ना पाऊँ। और जब मैं भूल नहीं पाऊंगा तो वो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। तो तुम भी लिखा करो ऐसे। ठीक है। मेलों के बाद हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर गुरुद्वारों की। प्रसिद्ध गुरुद्वारे। गुरुद्वारे का मतलब क्या होता है? गुरु के द्वार चलना। ठीक है। गुरुद्वारे का मतलब क्या होगा? गुरु के द्वार चलना। और यहाँ पर 2 गुरुद्वारे हैं, जिसमें एक गुरुद्वारा आपको ध्यान रखना है, दमतान साहिब गुरुद्वारा। ये दमतान गांव में है बच्चों। ठीक है। और ये 9वें गुरु को समर्पित है। 9वें गुरु तेग बहादुर।
तो 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। और ये मैं इसलिए लिखवाता हूँ तो मैं कि ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सको, वरना तो मैं शॉर्टकट में भी चल सकता हूँ। डायरेक्ट मैंने 9वां गुरु लिखा, तेग बहादुर लिखा, बस इससे भी चल सकता हूँ। लेकिन जो पहली बार बच्चा पढ़ रहा होगा ना, तो उसका पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा इंटरेस्ट आए, इसलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता के चलता हूँ बैच के अंदर। बच्चों नेक्स्ट है सिंहपुरा साहिब। सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा। सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा जो है बच्चों, ये सिंहपुरा गांव के अंदर है। और ये भी 9वें गुरु को ही समर्पित है। 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित। ठीक है। प्रसिद्ध गुरुद्वारों के बाद हम बात करेंगे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की। कौन कौन से पर्यटन स्थल है मेरे दोस्त जींद के अंदर? प्रिया, वो जो तहसील उप तहसील है ना, वो बाद में बता दूंगा, ठीक है ना। हाँ, कोई एक चीज रह जाए ना, तुम चिल्लाना मत स्टार्ट किया करो, मेरे सारी चीजें याद है। ठीक है। तुम्हारे याद हो या ना हो, लेकिन मेरे एक एक शब्द याद है कि मैं कौन सी चीज लिखवा रहा हूँ, कौन सी चीज छोड़ रहा हूँ। हाँ देखिएगा, बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि सर हम खुद लिखते हैं और हमारे सारा याद है। तो वो क्यों याद है? क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। वो साथ के साथ लिखते हैं, उनके हाथ जो है वो दर्द करते हैं, लेकिन जब वो किताब खोलते हैं ना, तो वो दर्द जो है बच्चों, वो खुशी देता है कि हाँ मैंने जो मेहनत की है वो बड़ा मजा दे रही है, एक एक चीज मेरे दिमाग में बैठ रही है। सिंहपुरा साहिब जो गुरुद्वारा है ना, ये सिंहपुरा गांव में है। और सिंहपुरा गांव सफिद्दों के अंदर है। तो यदि ऑप्शन में सफिद्दों आएगा तो तहसील का नाम पूछेगा आपसे। तो सिंह जैसे दमतान गांव कौन सी तहसील में है? नरवाना में। दमतान साहिब नरवाना। और ये सिंहपुरा साहिब सफिद्दों गांव है ये। गुरुद्वारा तो गांव में ही है, तहसील सफिद्दो हो जाती है कई बार, इसलिए सफिद्दो लिखा मिलेगा तुम्हें। तो प्रसिद्ध पर्यटन, क्योंकि एक बार लिखोगे ना बच्चों, और एक बार तुम्हारे हाथ दर्द करेंगे, तो एक बार ही मेहनत करनी है। फिर आपको कभी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं याद कैसे करूं, इतना कंटेंट याद कैसे होगा, 300 पेज कैसे याद रहेंगे। तो ये वो बच्चा सोचता है जो आलसी होता है, जो मेहनत करने से कतराता है, जिसको सारा चीज पकी पकाई मिलनी चाहिए, जो पीडीएफ इकट्ठी करता रहता है, उसको ये समस्या आएंगी। जो अपने हाथों से लिखेगा, मैंने आज तक एक भी पीडीएफ नहीं लिखी। ठीक है, आज तक मैंने कोई पीडीएफ मेरे मोबाइल में नहीं रखी, मैं एक एक चीज अपने हाथों से लिखना पसंद करता हूँ। और तभी आप लोगों के बीच पढ़ा रहा हूँ, वरना तो टीचर तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो टीचर भी आलसी हैं, लिखने से कतराते हैं। और जब तक लिखेंगे नहीं तब तक बच्चों दिमाग में ये चीजें टिकेगी नहीं, क्योंकि आप जिक्के पढ़ रहे हो, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसकी कोई लिमिट है ही नहीं। पर्यटन स्थलों में हम बात करेंगे, सबसे पहला पर्यटन स्थल यहाँ पर पक्षी के नाम पे पड़ेंगे। और हरियाणा के अंदर अधिकतर पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पे है। बच्चों एक है बुलबुल पर्यटक परिसर, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसे। ये है जींद के अंदर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, एक और पक्षी के नाम पर पर्यटक परिसर है, हरियल। हरियल पर्यटक परिसर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बच्चों, ये नरवाना में है। ठीक है। यहाँ पर एक दरगाह भी मैंने आपको बताई, हजरत गैबी शाह की दरगाह। हजरत गैबी शाह की दरगाह, ये भी नरवाना में है।
इसके अलावा हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर बीरबारा संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र भी है। बीरबारा संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र भी है जींद के अंदर। जींद के अंदर बच्चों नरवाना में एक स्टेडियम भी याद रख लेना, नवदीप स्टेडियम। और जो हम नरवाना नरवाना पढ़ रहे हैं ना, इस नरवाना का प्राचीन नाम रहा है निर्वाण। तो नरवाना का प्राचीन नाम क्या रहा है दोस्त? निर्वाण रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक और स्टेडियम याद रख लेना, एकलव्य स्टेडियम। एकलव्य मंदिर हमने पढ़ा था खांडसा गांव गुड़गांव के अंदर, लेकिन एकलव्य स्टेडियम और एकलव्य के साथ साथ अर्जुन स्टेडियम, बच्चों ये जींद के अंदर है। यहाँ पर जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय है। जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय है। बच्चों हम बात करें तो इसका उद्घाटन 28 जुलाई 2007 को किया गया था। साल जरूर याद रख लेना, यदि महीना याद ना हो तो साल जरूर याद रखना। और इसका उद्घाटन किया था उस समय जो अपने गवर्नर थे, राज्यपाल थे, अखलीकुर रहमान किदवई, AR किदवई। AR किदवई के द्वारा जयंती देवी पुरातात्विक म्यूजियम का उद्घाटन बच्चों किया गया था। हम बात करें तो यहाँ जींद का किला है। और जींद का जो किला है बच्चों, इसका निर्माण राजा गजपत सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो राजा गजपत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है बच्चों। हाँ, रानी तालाब तो हम पढ़ ही चुके हैं ना। रानी तालाब तो सबसे मेन है बच्चों, ये हम पढ़ चुके हैं। ये सारे के सारे पर्यटन स्थल आपको याद रखने हैं। पर्यटन स्थलों के बाद हम बात करेंगे प्रसिद्ध धार्मिक और तीर्थ स्थान। बच्चों हम क्यों बोलते हैं इसे कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुरुक्षेत्र के बाद यदि हम सबसे ज्यादा तीर्थ स्थान पढ़ते हैं तो वो जींद में ही पढ़ते हैं बच्चों। तो जींद भी कुरुक्षेत्र की 48 कोस भूमि का हिस्सा रहा है। और जब कुरुक्षेत्र की 48 कोस भूमि का एक प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है, तो हरियाणा का एक ऐसा जिला जिसे हम कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि बोलते हैं। आज तक किसी भी किताब के अंदर आपको ये उपनाम नजर नहीं आएगा जींद का, ठीक है, लेकिन जब पेपर में नजर आएगा तो बच्चों आप लोग ही बता पाओगे सबसे पहले कि कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि जींद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसके पीछे कारण भी मैंने आपको बता दिया। हम बात करें इन धार्मिक तीर्थ स्थानों में, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है तीर्थ। अश्विनी तीर्थ, अश्विनी तीर्थ तो बच्चों जींद के अंदर। नेक्स्ट आपसे पूछेगा पांडु पिंडारा तीर्थ। जो किसके लिए फेमस है? पिंडदान के लिए। और बच्चों पिंडदान के लिए हम बात करें तो सबसे ज्यादा फेमस कौन है भाई भारत के अंदर? हरिद्वार। जब हरिद्वार सबसे ज्यादा फेमस है
तो इसका कंपैरिजन बच्चों हरिद्वार के साथ ही कर दिया गया, और इसको बोला जाता है हरियाणा का लघु हरिद्वार। हरियाणा का इसे क्या बोलते हैं, लघु हरिद्वार बोलते हैं, ठीक है। पांडु पिंडारा के बाद बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट यक्षिणी तीर्थ। यक्षिणी तीर्थ है दिखनी खेड़ा गांव के अंदर। नेक्स्ट है मुजावता तीर्थ। ये है निरंजन गांव के अंदर। बच्चों नेक्स्ट है यहां पर रामराय तीर्थ। और रामराय तीर्थ को हम जानते हैं भगवान परशुराम की जन्म स्थली के रूप में। भगवान परशुराम की जन्म स्थली। रामराय तीर्थ के बाद बच्चों बात करेंगे जामनी तीर्थ। भगवान परशुराम के जो पिता हुए हैं वो हुए हैं महर्षि जमदग्नि। तो महर्षि जमदग्नि से संबंधित है बच्चों। महर्षि जमदग्नि से क्या होगा, ये संबंधित होगा। और महर्षि जमदग्नि कौन हुए हैं, भगवान परशुराम के पिता हुए हैं। नेक्स्ट है बच्चों पुष्कर तीर्थ। पुष्कर तीर्थ जो है ये पोकड़ी गांव के अंदर है। पोकड़ी ग्राम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त इक्कस तीर्थ। इक्कस गांव है जींद आसी रोड के ऊपर, जींद से 5 किलोमीटर आगे। बच्चों यहाँ पर महाभारत काल के राजा हुए हैं इक्ष्वाकु। तो राजा इक्ष्वाकु की नगरी के रूप में जाना जाता है ये। राजा इक्ष्वाकु की नगरी, ठीक है। बच्चों इक्कस गांव का जो तालाब है उसे बोलते हैं डुंडू तीर्थ। और डुंडू तीर्थ जो है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ किसी ना किसी को ढूंढा गया है। और ढूंढा गया था दुर्योधन को, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है डुंडू तीर्थ कौन से गांव में है, इक्कस गांव में, ठीक है। तो ध्यान रखना है भीम के द्वारा दुर्योधन को जल के नीचे से ढूंढ कर निकाला गया था। दुर्योधन को जल के नीचे छिपने की एक अद्भुत कला आती थी मेरे दोस्त, ठीक है। जब भी दुर्योधन को डर लगता था वो जल के नीचे जाके छिप जाता था। तो युद्ध के जो अंतिम दिन चल रहा था उस समय जब दुर्योधन को डर लगता है, अपनी मौत आती हुई नजर आती है, तो वो युद्ध मैदान से भागकर इस इक्कस गांव के बने हुए तालाब के जल के नीचे जाके छिप गया था। भीम ने उसको देख लिया था तो भीम भी उसके पीछे पीछे लगा। और इस इक्कस गांव में आके भीम ने बच्चों जल के नीचे से उसको बाहर निकालने का काम किया था और मौत के घाट उतारने का काम किया था। बच्चों ये जो तीर्थ है ना, डुंडू तीर्थ, पेपर में पूछा गया कि इस तीर्थ का जो वर्णन है वो हमें कहाँ मिलता है। तो इस तीर्थ का वर्णन मिलता है अभिज्ञान शाकुंतलम में। और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है।
ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में इस तीर्थ के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। तो ये आपका होगा डुंडू तीर्थ। उसके बाद है बच्चों हंस डहर तीर्थ। हंस डहर तीर्थ, हंस डहर जो तीर्थ है ना, ये हंस डहर गांव में है। और गांव के नाम से पता चल रहा है कि बच्चों यहाँ एक पक्षी है जिसका नाम हंस है। और हंस के ऊपर बैठकर आए थे इस गांव की धरती पे भगवान ब्रह्मा। तो भगवान ब्रह्मा जो है बच्चों, कर्दम मुनि की शादी थी। कर्दम मुनि पिता हैं कपिल मुनि के। तो भगवान ब्रह्मा कर्दम मुनि की शादी में मेरे दोस्त हंस पर बैठकर आए थे। और हंस पर बैठकर जिस धरती पे आए थे, उस धरती को हम बोलते हैं हंस डहर। क्या बोलते हैं? हंस डहर बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, 21 तीर्थ भी 21 गांव में है ना। हाँ, तो 21 तीर्थ 21 गांव में ही होगा भाई। ये तो वही बात कर दी ना जो आजकल एक रील वायरल हो रखी है कि 10 वाला बिस्कुट कितने रुपए का है। तो 21 तीर्थ 21 में ही होगा, तो 10 वाला बिस्कुट भी 10 का ही होगा। हाँ, एक ऐसा ही मैंने आप लोगों को करनाल जिले में भी पढ़ाया था, पराशर तालाब, जहां पर बच्चों जल के नीचे वो जाके छिपा था और भगवान श्री कृष्ण ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसको जल से बाहर निकाल कर युद्ध मैदान में ले जाने का काम किया गया था। तो वो जगह करनाल के अंदर थी, पराशर तालाब उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पराशर तालाब उसे बोलते हैं। ठीक है। चलेगा। हंस डहर तीर्थ के बाद अगला तीर्थ पढ़ते हैं बच्चों। अगले तीर्थ का नाम है हटकेश्वर तीर्थ। ये हाट गांव में है। ठीक है। और ये जो हाट गांव है बच्चों, इस हाट गांव को हम अपने हरियाणा में 68 तीर्थों का संगम बोलते हैं। 68 तीर्थों का क्या बोलते हैं? इसे संगम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो हाट गांव है ये कौन से ऋषि से संबंधित है? ये ददीची नाम के ऋषि से संबंधित है। महर्षि ददीची से संबंधित। तो बताया जाता है कि ददीची नाम के ऋषि से जब भगवान इंद्र ने हड्डियां दान में मांग ली थी, तो अपनी हड्डियां दान में देने से पहले ददीची नाम के ऋषि ने 68 तीर्थों से पानी मंगवाकर बच्चों यहाँ स्नान किया था। और 68 तीर्थों से मंगवाया गया पानी जब स्नान के दौरान इस धरती के ऊपर गिरा होगा, तो बच्चों ये गांव की धरती कितने तीर्थों का संगम बन जाएगी? 68 तीर्थों का संगम बन जाएगी। तो 68 तीर्थों का संगम बच्चों आपको याद रखना है, हाट गांव होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो तीर्थ याद रखोगे आप, राजपुरा बहन तीर्थ। राजपुरा बहन तीर्थ, तो बच्चों राजपुरा बहन तीर्थ जो है ना, ये एक ऐसा तीर्थ है जहां पर अस्थियां विसर्जित नहीं की जाती हैं। अस्थियां विसर्जित नहीं की जाती। तो आपसे कोई पूछ ले मेरे दोस्त कि बताइएगा एक ऐसा तीर्थ स्थान जहां पर अस्थियां विसर्जित नहीं की जाती, वो राजपुरा बहन।
भगवान श्री कृष्ण इस गांव में आए थे और उन्होंने बोला था कि कोई भी आदमी इस धरती के ऊपर मरेगा, मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार आप करोगे, अंतिम संस्कार के 2-3 दिन के बाद उसकी अस्थियां उठाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से उसकी क्या कर दिया करूंगा, गति कर दिया करूंगा, नैया पार लगा दिया करूंगा। तो बच्चों, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस गांव के लोगों को आशीर्वाद प्राप्त है। राजपुरा बहन ये गांव है, जींद जिले का गांव है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो तीर्थ होगा हमारा, वो होगा बच्चों सफिद्दो तीर्थ। सफिद्दो तीर्थ, ठीक है। जो ये सफिद्दो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सरप दमन बोलते हैं। दमन का मतलब खात्मा, सरप का मतलब सांपों को खत्म करने का बच्चों यहाँ कार्यक्रम रचा गया था। एक बहुत बड़ा यज्ञ जो है ना, वो आयोजित किया गया था। एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया गया था सांपों के खात्मा के लिए, क्योंकि सांपों से बदला लेना चाहते थे एक राजा, क्योंकि उस राजा के पिता की जो मृत्यु है वो सांप के काटे जाने के कारण हुई थी। ठीक है। और बच्चों, उस राजा का नाम था राजा जनमेग। तो सफिद्दो तीर्थ जो है ना, ये राजा जनमेग से संबंधित होगा। और राजा जनमेग के पिता का नाम था परीक्षित। और परीक्षित की राजधानी मैंने करनाल का असंध बताई थी आपको, दूसरी राजधानी के रूप में करनाल का असंध। और परीक्षित के समय ही बच्चों कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। परीक्षित ही महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठा था। और परीक्षित की मृत्यु सांप के काटे जाने के कारण बच्चों हुई थी। तक्षक नाम का एक नाग था जिसने डस लिया था परीक्षित को। और बच्चों, उसी तक्षक नाम का नाग और बाकी धरती के ऊपर जितने भी नाग थे, उनसे बदला लेने के लिए राजा जनमेग ने यहाँ एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया था। और उस हवन कुंड के अंदर सारे के सारे सांप बच्चों इस धरती के गिरते जा रहे थे, मरते जा रहे थे। तो बीच में आकर एक ऋषि ने वो यज्ञ जो है वो समाप्त करवाया था, समझाते हुए जनमेग को कि यदि सांपों को हम ऐसे खत्म कर देंगे तो ये पर्यावरण के लिए फिर खतरा ही होगा, सभी जीवों को जीने का हक है। ठीक है। एक सांप ने यदि आपके पिता को मारा है तो एक सांप से बदला लो, सारे धरती के सांपों से बदला क्यों ले रहे हो। तो समझाए जाने के बाद बच्चों, ये जो यज्ञ है ये रुक गया था यज्ञ, इसीलिए धरती के ऊपर आज हम सांप देख पाते हैं। वरना तो बच्चों, राजा जनमेग ने तो ऐसा काम कर दिया था कि नोकिया 1100 में भी सांप का जो गेम है ना, वो नसीब ना होता हमें। ठीक है। तो ये जो सांप बचे हुए हैं ना, ये उस ऋषि ने राजा जनमेग को समझाया तब बचे हुए हैं, वरना कहीं पर तुम्हें सांप ना दिखते। आज सांप ना दिखते तो इसका मतलब बच्चों, खेतों में सारे चूहे ही चूहे दिखते तुम्हें। ठीक है। हाँ, हम बात करेंगे बच्चों बरहा तीर्थ की। बरहा तीर्थ बरहा गांव में है। ठीक है। यह भगवान विष्णु से संबंधित है। भगवान विष्णु का अवतार बरहा। तो ये भगवान विष्णु से संबंधित। ठीक है। तो बच्चों, जींद जिले में अपनी बातें हुई कंप्लीट। जींद के जो व्यक्तित्व हैं वो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और व्यक्तित्व के साथ ये आपका हो जाएगा जींद कंप्लीट। ठीक है। तो चलेगा मेरे बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।